सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल पे, फिर पॉपुलेशन लेवल पे, फिर कम्युनिटी लेवल पे, ऐसे ही हम देख रहे थे इसको एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने और क्या क्या पढ़ा था, जैसे आपको याद होगा कि हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अराउंड जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं टाइम के साथ, तो उस हिसाब से खुद को उसको अडाप्ट करना पड़ता है। वहीं से हमने कंसेप्ट देखा था होम्योस्टैसिस का, फिर हमने थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में डिफरेंस देखा था, इसमें होता क्या है। फिर हमने देखे थे दो टाइप की स्पीसीज़ हमारे पास होती हैं, एक कन्फर्मर्स होते हैं और दूसरे रेगुलेटर्स होते हैं। फिर वहीं से कंसेप्ट निकला था हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स का। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सारा का सारा जो हमारा सिलेबस है ना, उसमें आप देखोगे इकोलॉजी भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई एक क्वेश्चन भी गलत हो किसी भी फॉर्म में। फिर उसके बाद हमने माइग्रेशन और सस्पेंशन देखा था। अब सस्पेंशन में हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, सी डोमेंसी, उसके बाद हाइबरनेशन, ब्रूमेशन, एस्टिवेशन, डायपॉज, और हमने देखा था क्रिप्टोबायोसिस। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको मेरा मेथड यही रखना है तो ठीक है, नहीं तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं आज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसको। तो चेंज करने में सिंपल इतना मतलब है कि अब देखो मैं वो वैसे लिखूँगा नहीं, आपको आप अपने मतलब नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वैसे नहीं चाहिए जैसे मैं आज करने लगा हूँ तो मुझे बता देना, मैं इसको भी दोबारा से बना दूंगा आपके लिए। अब देखो आज हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो असल में हम हकीकत में पढ़ क्या रहे हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स का किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे पास पता है हमें बहुत सारी स्पीसीज़ हैं अर्थ के ऊपर। अब वो सारी की सारी स्पीसीज़ ना खुद को अडाप्ट करती हैं डिफरेंटली, इसी को बोलते हैं अडाप्टेशन। अब ये अडाप्टेशन असल में होता क्यों है, सबसे पहले ये समझो अडाप्टेशन। तो अडाप्टेशन का आप देखोगे तो कहने का मतलब कोई भी स्पीसीज़ कुछ भी कर रही है, कहने का मतलब उसके वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो उसके रिप्रोडक्शन और उसके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज़ कर देती है, उसे हम क्या बोलेंगे, अडाप्टेशन। अब डिफरेंट स्पीसीज़ डिफरेंट तरीके से खुद को अडाप्ट करती हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल अपना जारी रख सकें। इसी में आप टाइगर की एग्जांपल ले सकते हो कि टाइगर में अगर आप देखोगे उसके टीथ्स वगैरह, ठीक है, टाइगर ये लिख सकते हो साथ में, एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ों को याद रख सको। जैसे टाइगर आप देखोगे तो उसके टीथ देखो, उसके स्ट्रिप्स देखो, उसका येलो कलर देख लो, या फिर वो तेज़ भागता है, या उसके पास जो एनर्जी कितनी ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे उसके असल में सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है। तो कहने का मतलब हम इसे बोल सकते हैं अडॉप्टेशन। ठीक है, सेम ऐसे ही आप फॉक्स के एग्जांपल ले लो। अब लेकिन फॉक्स में आप देखो ये डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ में एबायोटिक कंडीशन भी उसी हिसाब से चेंज होंगी। जैसे मान लो अगर फॉक्स की बात कर रहे हो तो फॉक्स में आप एक आर्टिक वाली फॉक्स देख लो, एक आप देख लो डेजर्ट वाली फॉक्स। तो इनके मतलब इनके फीचर्स, इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स, इनके साइकोलॉजिकल फीचर्स में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से खुद को क्यों डालती हैं जिस हिसाब से बाहर का इन्वायरमेंट हो। आर्टिक में आप देखोगे तो उनके जो ईयर्स होंगे वो स्मॉल साइज़ के होंगे, उसके बाद उनकी जो कहने का मतलब जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो उतने साइज़ में बड़े नहीं होंगे। रीज़न क्या है, साइज़ बड़ा क्यों नहीं होगा, ताकि हीट लॉस कम हो सके। लेकिन डेजर्ट में आप देखोगे तो उनके ईयर्स बड़े बड़े होंगे, वो इसलिए ताकि कूलिंग ज़्यादा अच्छे से हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब अलग अलग जगह पे इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, कहने का मतलब एबायोटिक कंडीशन के हिसाब से बायोटिक इम्पैक्ट। देखो हम असल में इकोसिस्टम में पढ़ते क्या है, मुझे ये बताओ। हम बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, तो मैं वही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहीं आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, मैं बस आपके कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखो असल में ये सब्जेक्ट चलता कैसे है। ठीक है, और इसी हिसाब से अगर आप पढ़ते रहोगे ना, फिर आप कुछ भी फैक्ट्स देखोगे तो आपको ऐसे मज़े से समझ में आ जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे। तो इसी में जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसके साइज़ मतलब उसके बॉडी का जो साइज़ है, बाहर जितने भी पार्ट्स हैं वो साइज़ डिक्रीज़ हो जाना, यहीं पे ये असल में एक एलन था बंदा, उसने दिया था, तो एलन रूल बोलते हैं इसे, एलन रूल भी यही बोलता है सिंपल। और सेम चीज़ अगर आप देखोगे डेजर्ट में अगर देखोगे तो उनके ईयर्स बड़े, उनके बॉडी पार्ट्स बड़े इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो सके और एनर्जी लॉस। मतलब देखो यहाँ पे जैसे कान का साइज़ का कम होना इसलिए है ताकि एनर्जी लॉस कम हो, यहाँ पे कान बड़े इसलिए हैं ताकि इवेपोरेशन वगैरह हो सके, और वो सिंपल मतलब इवेपोरेशन क्या ही होगी, वो सिंपल कहने का मतलब वहाँ पे ताकि कूलिंग थोड़ा बहुत बढ़ सके उसकी बॉडी की। ठीक है, तो ही मतलब क्योंकि मेन क्या है, मेन ये है सर्वाइवल,
ठीक है। तो सर्वाइवल को मद्देनज़र रख के आप देखोगे, यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एलन रून को समझाने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आप ऐसे ही बैट्स की एग्जांपल ले लो, वहाँ पे बैट्स खुद को कैसे अडॉप्ट करते हैं। देखो देख तो सकते नहीं है बैट्स, तो वो देखने के लिए साउंड का यूज़ करते हैं, जैसे हम सुनने के लिए यूज़ करते हैं, तो साउंड में वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी आगे आगे उनके मान लो यहाँ पे प्रे है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स उस पर डालेंगे, कुछ ऑब्जर्व हो जाएंगे, कुछ वापस आएंगे, तो जो वापस आ रही हैं वहाँ से वो आइडिया लगा लेते हैं। सेम चीज़ यूज़ करती हैं डॉल्फिन भी, ठीक है। ऐसे ही पफर फिश का नाम सुना होगा आपने। पफर फिश क्या करती है, खुद को एफिलेट कर लेती है, काफ़ी गोल कर लेती है, ठीक है। जैसे उसको लगता है कि मुझे ख़तरा है तो वो खुद को सुझा लेगी। उसके बाद इसके पास मतलब दो मैकेनिज़्म होते हैं, एक तो ये खुद को एफिलेट कर लेती है बॉडी को, दूसरा एक टॉक्सिन भी रिलीज़ करती है ये, ठीक है। टॉक्सिन या एफिलेट कर लेगी खुद की बॉडी को, बड़ा कर लेगी ऐसे। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में ही हो रहा है, प्लांट्स में भी आप देखोगे तो बहुत सारे प्लांट्स खुद को अडाप्ट करते हैं वहाँ की कंडीशन के हिसाब से। जैसे मान लो कहीं पे किसी प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, एबायोटिक कंडीशंस ही ऐसी हैं कि न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, तो वो क्या करेगी, खुद को मतलब कार्निवोरस बना लेते हैं। हालांकि प्लांट्स हमें पता है प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन प्लांट्स कभी कभी कार्निवोरस भी बन जाते हैं, जैसे जो इंसेक्ट्स को हंट करते हैं अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया की एग्जांपल आप देख लो, हमारे पास पिक्चर प्लांट है मेघालय में, तो वहाँ पे वो करता है क्या है कि सिंपल इस टाइप का उसका शक्ल होती है, जैसे बॉटल होती है इस टाइप से, और इसके ऊपर ऐसे लीड सा होता है बना हुआ। अब कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे अंदर जाएगा तो खुद को लीड को बंद कर लेगा, और वो जो इंसेक्ट नीचे गया है उसकी वहाँ के उसके न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो कहने का मतलब ये सब क्यों कर रहा है, सिंपल एक ही वजह से, और वजह क्या है कि हमें सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, कोई भी तो कहने का मतलब अडाप्टेशन इन्वायरमेंट के हिसाब से, कि जिस हिसाब से एबायोटिक कंडीशन चेंज होगी उसी हिसाब से करेंगे। जैसे मैंने डॉल्फिन की एग्जांपल आपको बताई, तो डॉल्फिन भी जब उनको शिकार करना होता है इसका मतलब पफर फिश का, तो वो करते क्या है एक्चुअली कि वो उनकी जो हंटिंग स्ट्रेटजी है वो इस हिसाब से होती है कि वो ऐसे गोल गोल, जैसे ये डॉल्फिन है तो ये गोल गोल उसको पहले रोक लेंगे यहाँ पे, फिर एक डॉल्फिन इसको पकड़ के ऐसे हवा में फेंक देगी ऊपर। तो ये खुद को बचाने के लिए पहले तो एफिलिएट किया हुआ था, लेकिन फिर वो टॉक्सिन भी रिलीज़ कर देती है, तो वो हवा में रिलीज़ हो जाते हैं। तो फिर ये सारी की सारी उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो यूज़ हो गया है, तो जो थोड़ा बहुत बचता है वो एज ए यूज़ करते हैं, जिसे हम बोल सकते हो आप स्मोक अप के लिए, ठीक है। पफर फिश को जो डॉल्फिन है वो स्मोक अप के लिए भी यूज़ करती हैं, नशा ठीक है, नशा लेती हैं इससे। तो कहने का मतलब इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अडाप्ट खुद को कैसे करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीसीज़ खुद को, तो वो एबायोटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल इतना याद रख लो। अब दो तीन कंसेप्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि एवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है, कहने का मतलब जो हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं, वहीं से कंसेप्ट अक्सर में निकल के आया था, किसका, इकोलॉजी का भी। मैं अभी बताऊंगा कैसे आया था, वो आपको समझ में आ जाएगा। दो कंसेप्ट हैं, एक तो म्यूटेशन, आपने नाम सुना होगा। म्यूटेशन एक्चुअली इंडिविजुअल लेवल पे होती है। जैसे मान लो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में हमें पता है कि हमारी सेल की डिविजन्स लगातार होती रहती है, तो सेल डिवीजन में एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए जब खुद को रेप्लिकेट करता है, तो हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही एफिशिएंट होता है, इसमें कुछ भी गुंजाइश ऐसी नहीं होती है कि वहाँ पे गलती हो, लेकिन अगर बाई चांस गलती हो जाती है कुछ ना कुछ डीएनए रेप्लिकेशन में, तो वहाँ से फिर म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, म्यूटेशन और भी रीज़न से हो सकती है। म्यूटेशन का मतलब हो गया कि आपके जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज हो जाना, ठीक है। तो वहाँ पर या स्ट्रक्चर या उसके फंक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाना, उसे हम म्यूटेशन बोलेंगे। तो म्यूटेशन का मतलब सिंपल इतना याद रख लो आप, क्योंकि आपको इतना डेवल में पढ़ना नहीं है। म्यूटेशन में आप ये होता है, पहली चीज़ तो याद रखनी है आपको, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे होगा। किसी भी ऐसा नहीं है कि पूरी के पूरे पॉपुलेशन में म्यूटेशन होने लग गए, ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल लेवल पे होता है म्यूटेशन। तो हमने इंडिविजुअल इकोलॉजी में मेन चीज़ याद रखनी है, म्यूटेशन हो सकता है। तो अब असल में म्यूटेशन, मैंने जैसे मैंने बताया, डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से म्यूटेशन हो जाता है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। जैसे मान लो कोई हार्मफुल रेज में एक्सपोज हो गया है, तो वहाँ पे उसके सेल में चेंज हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो उसके डीएनए में कुछ भी चेंज होगा तो वो म्यूटेशन कहलाती है। सिंपल, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीसीएशन, ठीक है। स्पीसीएशन, स्पीसीज, स्पीसीएशन, ठीक है। इसके स्पेलिंग अच्छे से लिख लो, स्पीसीएशन का क्या होता है, SPECIATION, ठीक है। अब ये असल में एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है पूरा का पूरा, स्पेसिफिकेशन का जो कंसेप्ट है, जिसमें असल में जो भी पॉपुलेशन, ये असल में पहला होगा कहाँ पे, पॉपुलेशन लेवल पे होगा। ये चीज़ याद रखना। जैसे वहाँ पे म्यूटेशन इंडिविजुअल लेवल पे होती थी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन लेवल पे होता है कि कहने का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे स्पीसीज़ खुद को इवॉल्व कर लेती हैं, थोड़ी सी डिस्टिंक्ट बन जाएंगी पहली बारी से। सेम एक ही स्पीसीज़ है, ठीक है, उसी से दो स्पीसीज़ बन जाते हैं, स्पीसीज़ 1 और स्पीसीज़ 2। इसे हम बोलते हैं कि एक स्पीसीज़ से दो स्पीसीज़ का टूट जाना,
ठीक है। अब बोल सकते हो कि मतलब इनका रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है। जनरली आप देखोगे तो होता क्या है कि जैसे मान लो एक जगह के ऊपर ना एक कोई स्पीसीज़ रह रही थी, जैसे मान लो फॉक्स की स्पीसीज़ थी, एक मिनट, जैसे मान लो कहीं पे फॉक्स आ रही थी और किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से या फिर किसी बैरियर की वजह से, कोई इन्वायरमेंटल बैरियर आ गया, जैसे मान लो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो गई। जैसे हमें पता है कि पूरा का पूरा जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं तो ये एक दूसरे से दूर भी गए थे। तो मान लो कि एक प्लेनेट के मतलब एक कॉन्टिनेंट के ऊपर सेम फॉक्स वहीं पर रही और दूसरी फॉक्स दूसरी साइड पे जो प्लेनेट मूव करके यहाँ पे गया, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चला गया, या फिर बीच में बैरियर आ गया, बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, ठीक है, तो एक इस साइड रह गया उस साइड, या फिर बीच में कोई नदी बहने लग गई तो एक इस साइड रह गया एक उस साइड। तो ये करेंगे क्या कि यहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से खुद को अडाप्ट कर लेंगे, ये खुद को अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अडाप्ट कर लेंगे। तो एक ही स्पीसीज़ है लेकिन वो उसने अलग अलग फीचर्स अपने कहने का मतलब वहाँ पे ले लिए। तो यहीं से असल में अगर स्पेसिएशन से कंसेप्ट कंसेप्ट निकल के आता होता है जिसे आपको याद रखना है एक्चुअली। एक तो होता है एक्लेमेटाइजेशन। यहाँ पे कुछ मैं 2-3-4 कंसेप्ट आपको बताऊंगा, ये थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब सिंपल ही है कि जैसे आपको पता होगा, आप अगर बाई चांस चले जाते हो लद्दाख में घूमने के लिए, तो आपको पता है लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है। तो आप अगर शुरू में जाओगे तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी क्योंकि वो ऊपर लेवल पे है, हाई लेवल पे है। तो इसीलिए वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको एक दिन के लिए वो बोलते हैं कि आप एक दिन कुछ नहीं करो, बस रेस्ट करो। रीज़न क्या है कि आप सिर्फ एक जगह पे रुकोगे तो आपकी बॉडी खुद को अडाप्ट करेगी, लेकिन ये छोटे से टाइम पीरियड के लिए। तो कहने का मतलब ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी बहुत, कहने का मतलब वहाँ पे होगा क्या, जैसे आप वहाँ पे चले जाओगे तो आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा होमोग्लोबिन बनाने लग जाएगी। रीज़न क्या है, ताकि ज़्यादा O2 वो कर सके, ठीक है, ताकि मतलब ज़्यादा आपकी बॉडी में O2 जा सके, तो उसके लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने लग जाएगी आपकी बॉडी। तो सिंपल कहने का मतलब ये होगा कि एक्लेमेटाइजेशन का मतलब सिंपल ये है कि ये तो एक तो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, उसके बाद ये रिवर्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आप आपकी बॉडी में वो चीज़ जो चेंज होगी तो वापस जब वहाँ से वापस आओगे घूम के तो आपकी बॉडी जैसी थी वैसी रहेगी, नहीं, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ये जिसे हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। तो मतलब वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से आपकी बॉडी ने खुद को वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया। समझ रहे मेरी बात? तो अब असल में ये है क्या है, ताकि हम सर्वाइव कर सकें, ठीक है, वरना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से ही मौत हो जाएगी वहीं पे। सेम ये चीज़ जो मैंने आपको बताई एक्लेमेटाइजेशन, जो इसमें मतलब ह्यूमंस में देख सकते हैं या एनिमल्स में देख सकते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन ये इसलिए होता है ताकि उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़े रहें, ठीक है, ताकि वहाँ के इन्वायरमेंट में वो खुद को अडाप्ट कर सकें। सेम चीज़ प्लांट्स में भी होती है और वहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है जो आपको याद रखना है, वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं इकोफिल, ECOPHILL, इकोफिल, और दूसरा कंसेप्ट आता है इकोटाइप का। अब वो बोलो कि ये क्या चीज़ है इकोटाइप और इकोफिल। तो अब देखो इकोफिल नहीं है एक्चुअली, इकोफिन है, इसको इकोफिल क्यों लिख रहा हूँ मैं, इकोफिन, ठीक है, इकोफिन और इकोटाइप का कंसेप्ट आता है। अब देखो असल में जो प्लांट की स्पीसीज़ है ना, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, आप यहाँ से बाहर गए हुए थे कहीं मान लो, ठीक है, और बाहर से आपने एक प्लांट लाया, ठीक है, वहाँ पे उसका जो लीव्स थे उसका साइज़ मान लो 1 mm था, उसका जो कलर था वो डार्क ग्रीन था, ठीक है। अब वहाँ से उसको लेके आए आप, अपने यहाँ पे लगाया उसको। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग होंगी, तो यहाँ पे उसका साइज़ जो होगा लीव्स का वो चेंज होगा, यहाँ पे उसका कलर जो होगा लीव्स का वो चेंज हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स, कहने का मतलब जब आप किसी भी प्लांट स्पीसीज़ को जो किसी एक जेनेटिक स्टॉक से मतलब रेफ़र कर रही थी, या फिर ऐसा सिंपल समझो कि मान लो कि वो कहीं से आपने उठा के लाई है, ठीक है, अब उसके फिनोटाइप्स चेंज हो जाएंगे। फिनोटाइप्स का मतलब होता है जो बाहर से हमें दिख रहे हैं उसके, जैसे उसका साइज़ हो गया, उसकी शेप होगी, उसका कलर, तो ये सारी चीज़ें फिनोटाइप कहलाती हैं। और दूसरा होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप हो गया अंदर की जीन्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिनोटाइप का मतलब उसका साइज़, शेप या कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंटली जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये वाली चीज़ जो यहाँ पे आपने इसको ला के यहाँ पे रखा ना, जैसे इंसान को हमने देखा था, हम लद्दाख चले गए थे, ठीक है, अब अगर इसको वापस आप वहाँ पे लेके जाओगे तो ये खुद को वापस वहीं पे सेम वैसे ही अडॉप्ट कर लेगा जैसे ही यहाँ पे पहले से था, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है उसमें, और ये रिवर्सिबल है। शॉर्ट टर्म चेंज है और रिवर्सिबल है। इसे हम क्या बोलते हैं,
या इसको यहीं पे रखोगे आप, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए पहले खुद में कुछ चेंज लाएगा, ठीक है। तो खुद में चेंज लाएगा, फिर उसके बाद खुद को अडाप्ट कर लेगा उसी हिसाब से। इसकी एग्जांपल में जैसे अस्थमा प्लांट है, जिससे क्या बोलते हैं, यूफोर्बिया बोलते हैं शायद, यूफोर्बिया हिरका के क्या कुछ ऐसा नाम भी है इसका। तो अस्थमा प्लांट ये इकोफिन की एग्जांपल है। तो इकोफिन में असल में हो क्या रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब क्योंकि उसके फिनोटाइप्स तो चेंज हो जाएंगे यहाँ पे आगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा, ये शॉर्ट पीरियड के लिए खुद को अडाप्ट करने के लिए अपने फिनोटाइप में चेंज करता है। तो कोई भी प्लांट जब ऐसे करता है उसे हम बोलते हैं इकोफिन। तो फिनोटाइप से याद रख लेना, इकोफिन, ठीक है। दूसरा आ गया आपका इकोटाइप। कहने का मतलब अगर आप किसी भी प्लांट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो होगा क्या कि टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उसने खुद को अडाप्ट कर लिया और वो चीज़ उसके अंदर फिक्स्ड हो जाएगी। फिर आप उसको जहाँ मर्जी उठा के ले जाओ वो चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड और इरिवर्सिबल होगी, ठीक है। तो जब कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आया है किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी स्पीसीज़ में, तो अगर वो खुद को अडाप्ट कर लेता है वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, मतलब उन इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडाप्ट कर लेता है, तो ये अडाप्टेशन असल में फिक्स्ड होगी और इरिवर्सिबल होगी। इसी को हमने नाम क्या दे दिया, इको टाइप, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड होगी इको टाइप, अगर रिवर्सिबल होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोफिन। आई होप ये समझ आ गए होंगे आपको ये दो कंसेप्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे देखा तो हमारे पास म्यूटेशन हुई थी। पॉपुलेशन लेवल के ऊपर हमारे पास क्या हुई थी, हमने अभी बताया था आपको, क्या था, जो स्पेसिएशन होती है ये पॉपुलेशन लेवल पे होती है। सेम अगर आप देखोगे ना, मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करें अगर स्पेसिफिकली, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। पॉपुलेशन, ये आप टॉपिक का नाम लिख सकते हो, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में एक्चुअली हमें आप देखोगे तो हम इसमें दो कंसेप्ट पढ़ते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में, ठीक है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में पहला कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डिस्पर्शन। और दूसरा कंसेप्ट आता है इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल का, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ठीक है। हमें उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि हम वो वहाँ तक ख़त्म कर लें, फिर हम अपने इकोसिस्टम पे, अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। सिलेबस, ये भी सिलेबस का पार्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी यूज़ होंगी जो आपको फिर वहाँ पे काम आएंगी। तो पॉपुलेशन डिस्पर्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम एक्चुअली पढ़ते क्या हैं कि कोई भी स्पीसीज़ है ना, मतलब जैसे बहुत सारी स्पीसीज़ वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, जैसे मान लो किसी फॉरेस्ट में, तो हम देखेंगे कि वो जो पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन लेवल पे देख रहे हैं तो हमने देखा कि वो जनरली 3 टाइप में खुद को बांट के रखते हैं। एक टाइप आप देखोगे उसे हम बोलते हैं रैंडम, RANDOM। तो यहाँ पे क्या होगा, रैंडमनेस होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं हम क्लम्प्ड, थोड़े से नाम याद रखने हैं आपको बस। और थर्ड आ गया आपका यूनिफॉर्म। तो ये 3 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी। किसी भी फॉरेस्ट लेवल पे अगर आप देखोगे या मतलब किसी भी हैबिटेट में देखोगे तो ये 3 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखती है पॉपुलेशन, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्शन के। पॉपुलेशन कैसे कैसे वहाँ पे खुद को कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है पॉपुलेशन ने। तो वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे असल में जो रैंडम होती है, यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। पैटर्न क्यों नहीं मिलेगा, रीज़न सिंपल होगा कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब आपको रिसोर्सेज बेइंतहा मिल जाएंगे, मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देख लो आप, तो वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी तो नहीं होगी। तो वो एक तो बहुत सारी, मतलब जैसे मान लो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब उसको रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो वो ऐसा नहीं है कि वो मिल के काम कर रहे होंगे, वो रैंडम कहीं पे भी जाके कुछ भी मिल रहा है उनको, तो वो रैंडम वहाँ पे पैटर्न जो आपको दिखेगा वो पूरा का पूरा रैंडम दिखेगा। दूसरा, क्लब की अगर बात करें तो ये जनरली एनिमल्स में देखी जाती है और ये इसका जनरली रीज़न होता है उनका सोशल बिहेवियर की वजह से। जैसे एलिफेंट्स जो हैं या वोल्फ, तो ये खुद को मतलब एक झुंड में लेके चलते हैं, तो क्लब्ड की तरह आपको दिखेंगे ये, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्चुअली वहाँ पे होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होगी जहाँ पे कंपटीशन होगा, ठीक है। कहने का मतलब जहाँ पे टेरिटरी की लड़ाई होगी, जैसे पेंगुइन्स में होता है या फिर आप देखोगे और भी बहुत सारे एनिमल्स में होता है जहाँ पे उनकी वो टेरिटोरियल, कहने का मतलब वो खुद की टेरिटरी डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारी टेरिटरी रहेगी, तो वो आ जाता है पूरा का पूरा यूनिफॉर्म में। क्लम्प्ड, रैंडम और यूनिफॉर्म, ये आपको सिंपल से याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, हम ह्यूमन्स को इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ना ही उन एनिमल्स को डाल सकते हैं जिनको ह्यूमन डोमेस्टिकेट करते हैं। जैसे मान लो डॉग्स हैं,
तो डॉग्स तो वहाँ पे ज़्यादा होंगे जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यार हमें खाना ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट है एक किस्म से। तो हमने वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस मतलब अपने हिसाब से बना रखी हैं। तो एक तो ह्यूमंस को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे, ना रैंडम में, ना क्लब्ड में, ना यूनिफॉर्म में, और उन सब एनिमल्स को भी नहीं जो ह्यूमन डोमेस्टिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मुश्किल हो जाता है हमारे लिए डालना। लेकिन आप ऐसे फॉरेस्ट में देखोगे जनरली, क्योंकि हमारे पास स्पीसीज़ तो आपको पता है 1.6 मिलियन के अराउंड शायद स्पीसीज़ हैं हमारे पास, जो हमें नॉन स्पीसीज़ हैं। तो 1.6 मिलियन बहुत ज़्यादा होती हैं स्पीसीज़, उनमें से तो ह्यूमन सिर्फ एक ही हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत सारी, तो वो खुद को कैसे अरेंज करके रखते हैं उसे हम पढ़ते हैं असल में पॉपुलेशन लेवल पे। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में ये दो चीज़ों का कंसेप्ट आता है, एक पॉपुलेशन डिस्पर्शन जिसमें ये तीन चीज़ें आती हैं, मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। दूसरा कंसेप्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल का। ये क्या है? तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में असल में हम दो मॉडल्स पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखना। पहला मॉडल आता है हमारा जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैं खुद भूल गया क्या बोलते हैं उसे हम। एक तो आ गया हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ शायद, हाँ। तो एक तो आ गया आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये असल में है क्या है लॉजिस्टिक ग्रोथ और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम पॉपुलेशन लेवल पे चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो अब मान के चलो कि किसी भी एरिया में अगर वहाँ का जो जिसे हम बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल, क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्ड का यूज़ किया मैंने, बायोटिक पोटेंशियल। तो पहले समझो बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, फिर मैं समझाता हूँ ये। तो बायोटिक पोटेंशियल का मतलब हो गया कि जैसे मान लो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीसीज़ अगर अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तक पहुँच जाती है, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन या स्पीसीज़ जो है वो अगर अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तक पहुंच जाती है, उसे हम बोलते हैं कि वो अब उसने अपना क्या अचीव कर लिया है, बायोटिक पोटेंशियल अचीव कर लिया है। तो कहने का मतलब देखो, बायोटिक पोटेंशियल अचीव करने के लिए सबसे पहले तो सर्वाइवल आता है, दूसरे नंबर पर रिप्रोडक्शन आती है। सर्वाइवल के लिए आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए। तो जो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हम देखते हैं वो तभी हो पॉसिबल है जब हमारे पास क्या हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों, मतलब रिसोर्सेज की कोई भी कमी ना हो। तो जब सर्वाइवल की टेंशन नहीं रहेगी तो दूसरे नंबर पे आता है फिर रिप्रोडक्शन। तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है फिर किसका, बायोटिक पोटेंशियल का। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब वहाँ पे हमारे पास अगर रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर अनलिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तभी चांसेस हैं कि जो वहाँ पे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो एक बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। इसलिए उसे हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जनरली कैसा दिखता है, ग्राफ तो देखा होगा ना आपने, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है कि बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसने बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम देख लें, ये आ गया हमारा टाइम और इस साइड पे आ गया हमारा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बहुत कम टाइम में देखो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 घंटे ले लो या 7 दिन ले लो, तो देखो जो एक दिन में थी फिर 2 दिन में फिर 5 दिन में, तो वो खुद कहने का मतलब ये जीपी में प्रोग्रेशन होती है इसकी। 2 के बाद सीधा क्या हो जाएगा 4 के बाद सीधा 8 के बाद 16 के बाद 32 के बाद 64 128। तो फिर ये देखो कितनी तेज़ी से बढ़ेगा आगे। तो कहने का मतलब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हो रही है किस केस में, अगर हम वही हम बोल रहे हैं कि दो टाइप के हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ में मॉडल हैं। एक आ गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ये वाला चांसेस तभी होते हैं जब हमारे पास पहले तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों। अब ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो दूसरा फिर कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो क्योंकि हमें पता है कि किसी भी हैबिटाट के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों, क्योंकि कहने का मतलब अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे भी तो वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा आपस में, एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ के साथ कंपटीशन करेगी, स्पीसीज़ के अंदर आपस में कंपटीशन हो सकता है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे आपस में कंपटीशन हो जाएगा। तो वहाँ पे कहने का मतलब जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो हमें पता है कि वहाँ पे चांसेस नहीं हैं कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। ठीक है, तो कहने का मतलब उसके बाद होगा क्या, अब कोई भी हैबिटाट जैसे मान लो अब कोई भी फॉरेस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसकी एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब देखो दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कैरिंग कैपेसिटी का सिंपल इतना सा मतलब है कि यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है कि हमें पता है कि जैसे मान लो कोई भी हैबिटेट है उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो उसके पास पॉसिबल नहीं है कि उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, अब उसकी वजह से वहाँ पर अगर आपको पता है कंपटीशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल वे में देखें तो कंपटीशन होगा। अब
आप ऐसे भी मान के चल सकते हो कि देखो मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के किसी भी हैबिटेट में वो जो नंबर होंगे कि भाई कितने लोग यहाँ पे पॉसिबल हैं रहने कंपटीशन की वजह से, वो भी फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि हैबिटेट ज़्यादा को सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर लिख लो कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है, सिंपल समझा देता हूँ अगर नहीं समझ आया तो। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब सिंपल इतना है कि आप अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी किसी भी स्पीसीज़ की, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो किसी भी हैबिटेट में या इन्वायरमेंट में पॉसिबल है, वो जिसको वो विदहोल्ड कर सके। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लो कोई भी स्पीसीज़ एक ले लो आप, जैसे ह्यूमन ही, अब हमारी भी एक कैरिंग कैपेसिटी होगी। कैरिंग हमारी नहीं, कहने का मतलब जिस हैबिटेट में हम रह रहे हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ इतना भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ के एनवायरनमेंट, जैसे आपने जोशीमठ का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जब वहाँ पे टूरिस्ट चले गए, ज़्यादा वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे घर बन गए, तो वहाँ पे फिर वो आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट कितना गलत पड़ता है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आप किसी चीज़ के ऊपर वज़न नहीं डाल सकते। जैसे आपको पता है कि छोटी, जैसे मान लो ये वाली लकड़ी है, ठीक है, मैंने साइड के ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है, इसको ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, अब इसके ऊपर मैंने पहले 50 किलो का बंदा खड़ा कर दिया, तो इसने शायद विद होल्ड कर लिया क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी 50 तक थी। अब मैंने यहाँ पे 70 किलो का खड़ा किया तो इसने फिर खुद को कुछ ना कुछ किया, जैसे मैंने 71 किया तो ये टूट जाएगी। तो ये 70 जो है ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। सेम तरीके से किसी भी हैबिटेट में या किसी भी इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे तो वहाँ की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, और ये कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी कैसी होगी। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो आप देखोगे तो वो कंट्रोल करते हैं किसको, पॉपुलेशन को। देखो किसी भी जगह पे सिर्फ बायोटिक फैक्टर से काम नहीं पता चलता है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों कंट्रोल करते हैं किसको, शाबाश, किसको कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन को। तो जब पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करेंगे तो यहीं पे फिर वो जो दो मॉडल हमने पढ़े, पॉपुलेशन ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, वो दोनों के कंसेप्ट भी फिर यहीं से निकलते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। फिर असल में मैं आपको ले जाना कहाँ चाह रहा हूँ, एक कंसेप्ट आता है आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन का। अब बोलोगे इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि मैंने देखे पिछली बार इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं थोड़े से डेप्थ में, उस वजह से मैं थोड़ा सा अब ख़त्म करेंगे, अब 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा हमारा। इसमें मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे कोई भी हैबिटेट है, ये मैंने हैबिटेट बना लिया अपना, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। अब जैसे मान लो मैं सबसे पहले बना रहा हूँ कौन से वाली ग्रोथ बनाता हूँ, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल फेज़, या फिर आप ऐसे मान के चलो जो लॉगरिथमिक ग्रोथ होती है, पहले उसका देख लेते हैं। रुको, यहाँ पे बनाता हूँ पहले लॉगरिथमिक ग्रोथ का। तो लॉगरिथमिक ग्रोथ अगर आप देखोगे वो कैसे होती है, तो लॉगरिथमिक फेज ऐसे करके होता है, मतलब आस्ता आस्ता से जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा आगे जाके, लेकिन ये लॉगरिथमिक होता है। ठीक है, लॉग गई वाला आ गया। अब एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपको मैं, जहाँ पे ये समझो पहले। तो मैंने आपको बताया कि असल में होता क्या है हमारे पास, जैसे मान लो ये आ गया आपका टाइम और इस साइड पे आ गया आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पहले बात करते हैं हम जो हमने एक्सपोनेंशियल फेज़ भी पढ़ा और लॉगरिथमिक। एक्चुअल में अब देखोगे ना, हकीकत में किसी भी हैबिटेट में होता क्या है, शुरू में लॉगरिथमिक फेज़ आता है पहले, जैसे मान लो यहाँ से आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है लॉगरिथमिक फेज़, ऐसे करके यहाँ तक जाएगा, लॉगरिथमिक फेज़ है ये। ठीक है, फिर वो आस्ता आस्ता खुद को एक्सपोनेंशियल बना लेता है, जैसे यहाँ तक हो गया एक्सपोनेंशियल, ये मैंने ज़्यादा ही पेंड कर दिया, 1 मिनट, ये आ गया आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक है, फिर वो खुद को आस्ता आस्ता डिक्लाइन करेगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जितनी भी हमारे पास स्पीसीज़ है ना, वो सारी की सारी इसी तरीके से बिहेव करती हैं, ये चीज़ याद रखना। जैसे कहने का मतलब पहले यहाँ पे आ गया आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट आ गया, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ये लॉगरिथमिक पार्ट था, तो दोनों के दोनों मॉडल यहीं पे सेट हो गए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज आएगा, ये हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, कहने का मतलब हम वही पढ़ रहे हैं जो पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया ना 2 तरीके के मॉडल हैं हमारे पास, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल और वो दोनों, वो हम इकट्ठा बना के पढ़ रहे हैं कि कोई भी स्पीसीज आप देखोगे तो वो इसी हिसाब से काम करते हैं कि पहले उनका लॉगरिथमिक फेज़ आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल फेज़ आएगा, फिर डिक्लाइनिंग फेज़ आएगा, फिर उसके बाद वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। ये आ गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम।
यहाँ से लेके यहाँ तक, कभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, कभी डिक्रीज़, डिपेंडिंग अपॉन द एबायोटिक फैक्टर्स जो उसके आसपास होंगे। तो यहाँ पे आके इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। इससे ज़्यादा वो विद होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। सिंपल इतना याद रखो, ठीक है। अब असल में आप देखोगे अगर, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब एक चीज़ जो मैं आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन का बता रहा था, वो देखो क्या कंसेप्ट है। अब सारी की सारी स्पीसीज असल में इस वाले ग्रोथ मॉडल को नहीं अपना सकती हैं, इसमें बहुत सारी चेंजेस भी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बात करोगे तो कुछ में ना, जैसे इंसेक्ट्स हैं, वहाँ पे फ्लक्चुएशंस होंगी बहुत सारी। फ्लक्चुएशंस मतलब कहने का मतलब, जैसे मान लो बारिश होगी तो वो ज़्यादा हो जाएंगी, और मतलब बाहर के जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसके ऊपर जो उसका जो कहने का मतलब उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से भी उनके ऊपर जो उनका कहने का मतलब पॉपुलेशन साइज़ है वो एकदम से बढ़ सकता है, एकदम से कम हो सकता है। तो उस वजह से एक कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं, इसी में ही आपको समझाता हूँ मैं। देखो, वो इस हिसाब से खुद को अरेंज करते हैं, ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे करके, ठीक है। तो उनका जो आप ग्राफ देखोगे तो वो इस हिसाब से होता है। जैसे इंसेक्ट्स हैं तो वो कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, अपनी कैरिंग कैपेसिटी से भी ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इनकी वजह से, असल में इनकी कैरिंग कैपेसिटी की वजह से उतना इंपैक्ट पड़ता भी नहीं। आपको बताता हूँ क्यों। इसी यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है। एक आता है आर सिलेक्शन का और दूसरा आता है के सिलेक्शन का। अब देखो, आर का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब रेट है। आर का मतलब रेट है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा ना वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ग्रोथ इज़ वेरी हाई। कहने का मतलब ये अपनी जो ऑफ स्प्रिंग्स है ना, वो बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करते हैं, ठीक है। और उनमें मैक्सिमम 90% से 95% जो हैं वो बर्थ के टाइम पे ही मर जाती हैं। इसे हम बोल रहे हैं आर सिलेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप, जो मतलब यहाँ पे ना पेरेंटल केयर नहीं दिखती है बिल्कुल भी। या तो वो खुद ही खा जाएंगे या वो मर जाएंगे, क्योंकि बाहर कहने का मतलब उनको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि उनकी सर्वाइवल के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। उनमें कुछ ही स्पीसीज, मतलब कुछ ही जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो खुद को बचा सकेंगे। पहली चीज़ आर सिलेक्शन में याद रखनी है, यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ ही साथ क्या चीज़ याद रखनी है कि उनमें बर्थ पे ही 90% से ज़्यादा मर जाते हैं। तो कहने का मतलब आर सिलेक्शन में वो वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो एट ए टाइम लाखों में अंडे देते हैं, लाखों में बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, 10 लाख 20 लाख ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब हंड्रेड्स में। तो लेकिन होगा क्या कि वहाँ पे मैक्सिमम जो हैं वो बर्थ पे ही मर जाते हैं। इसे हम बोल रहे हैं आर सिलेक्शन। तो उनका ग्राफ इस हिसाब से होगा कुछ, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा इसी में आता है के सिलेक्शन। तो के सिलेक्शन का मतलब, के का मीन यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है। मतलब अगर आप देखोगे, ये के सिलेक्शन जो है ये मैमल्स में होती है। मैमल्स में क्या होता है हमें पता है कि यहाँ पे पहली बात, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ बेबीज़ जो पैदा करते थे, जो ऑफ स्प्रिंग्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा होते थे बर्थ के टाइम पे। यहाँ पे बर्थ के टाइम पे बहुत कम ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे 3 होंगे, 4 होंगे, मैक्सिमम 4-5 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप पेरेंटल केयर देखोगे, ठीक है, उस वजह से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ बेबीज़ कम है, लेकिन अगर आप देखोगे मतलब पूरी की पूरी लाइफ में, अगर जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे हाँ, आप अपनी देख लो कि हमारे यहाँ पे जो जिसे हम क्या बोलते हैं, आप इसको कैरिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हो। इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी, के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी है सिंपल यहाँ पे। कि अगर आप देखोगे तो मैमल्स में, जैसे मान लो वेल है तो वो कितने बच्चे देती है, ठीक है। सेम ऐसे ही आप देख लो मैमल्स में कोई भी एग्जांपल उठा लो आप, ठीक है। हाँ, ह्यूमंस को देख लो तो मैक्सिमम कितने हैं, 4 5 6, मैक्सिमम 10, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 भी बहुत ज़्यादा हो गए, 4 5, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो के सिलेक्शन है, के सिलेक्शन में होता क्या है कि एक तो शुरू में जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो ऑफस्प्रिंग हो आ भी रहे हैं, उनका नंबर कम है, उनका नंबर कम है, लेकिन पेरेंटल केयर की वजह से उनकी लाइफ ज़्यादा है। यहाँ पे जो 90% है ये बर्थ पे ही मर जाते हैं, बाकी जो 10% बच जाते हैं इनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पेरेंटल केयर की वजह से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, के सिलेक्शन। और ये आ गया आर सिलेक्शन। इससे ज़्यादा इसमें के सिलेक्शन और आर सिलेक्शन में याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एक जाते जाते एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट। लिमिटिंग फैक्टर का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी पॉपुलेशन है किसी भी जगह की, क्योंकि हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो कंट्रोल होती है वो 2 चीज़ों से होती है। किस किस से, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों से कंट्रोल होगी,
ठीक है। बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि वहाँ की प्रेडिशन या वहाँ की कंपटीशन, कोई डिजीज़ तो नहीं आ गई, वो सारी चीज़ें बायोटिक फैक्टर्स में आ गई। ए बायोटिक फैक्टर्स में जैसे वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ का रिसोर्स अवेलेबिलिटी देख लो, या हैबिटेट की कंडीशन कैसी, वो ए बायोटिक फैक्टर्स आ गए आपके, ठीक है। अब ये सारे के सारे फैक्टर कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को, पॉपुलेशन की ग्रोथ को, ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स को, ये जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं बायोटिक और एबायोटिक, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स। अब देखो लिमिटिंग फैक्टर हर एक हैबिटेट में अलग अलग हो सकते हैं, हैबिटेट टू हैबिटेट ये डिफर करेंगे। जैसे अगर आप डेजर्ट की बात करो तो डेजर्ट में जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि वहाँ पे वो कम है, तो वो लिमिटिंग फैक्टर है। समझ रहे मेरी बात। ऐसे ही मराइन इकोसिस्टम में अगर आप डीप ओशन में चले जाओगे तो वहाँ पे सनलाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि नीचे नहीं जा सकती है सनलाइट, कितनी पता है ना आपको, ओशन में मतलब मैराइन इकोसिस्टम में सनलाइट नीचे तक नहीं जा सकती है। ऐसे ही अगर आप ऊपर की भी बात करोगे ओशन में, तो वहाँ पे फास्फोरस की कमी, या फिर ज़मीन में किसी भी इकोसिस्टम में, या फिर आप मानो कि किसी भी हैबिटेट में जिस चीज़ की कमी हो, चाहे वो एबायोटिक या बायोटिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फैक्टर है वो वहाँ का, ठीक है। आई होप समझ आ गया लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या चीज़। पहले नंबर पे हमने क्या देखा था, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है वो पता चल गया। आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन में मेन डिफरेंस क्या, आर से रेट याद रखना ना, के से कैरिंग कैपेसिटी। कहने का मतलब आप देखोगे तो ऑर्गेनिज्म खुद को इवॉल्व करते हैं, अगर आप देखोगे किस चीज़ में, कहने का मतलब कि उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अलग अलग होंगी। आर सिलेक्शन स्पीसीज़ में अगर देखोगे तो उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है ना वो हाई होता है। आर में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगा, रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। लेकिन इनका जो लाइफ स्पेन होगा वो शॉर्ट होगा आर में। लेकिन के में क्या होगा, इसका उल्टा। कहने का मतलब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लो रिप्रोडक्टिव रेट होगा लेकिन लॉन्ग लाइफ स्पेन होगा, ठीक है। लॉन्ग लाइफ स्पेन होगा लेकिन स्टेबल पॉपुलेशन साइज़ होगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से कहने का मतलब अगर आप ओवरऑल देखो तो हमने मेन कंसेप्ट क्या क्या पढ़े, आर और के आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, कैरिंग कैपेसिटी आपको समझ में आ गई होगी, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने असल में थोड़े बहुत कंसेप्ट समझे हैं जो हमें काम आएंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। अब हम नेक्स्ट सीधा जंप करेंगे अपने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मेरा मेथड बिल्कुल चेंज था, हो सकता है बहुत सारों को बिल्कुल समझ नहीं आया हो, मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, बस ऐसे ही समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप बता देना कि किस हिसाब से, ऐसे अगर आपको पसंद है तो ऐसे ही सही, नहीं तो जैसे पहले था तो वैसे ही सही, ठीक है। खुदा हाफिज़।